अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बाय होम कॉन्ट्रैक्ट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड। कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किसके ज़रिए से मस्ट बी परफॉर्म्ड हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट किन के ज़रिए से परफॉर्म होने नेसेसरी हैं। सेक्शन नंबर 40 से लेकर 45 तक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा आज का सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 40। अब जो सेक्शन नंबर 40 है वो किस चीज़ के बारे में बात करता है? वो बात करता है हमारे पास पर्सन बाय होम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म। पर्सन बाय होम person by whom promise is to be performed is to be performed। सेक्शन नंबर 40 सिंपली बात करता है, किस चीज़ की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 40? देखें, सेक्शन नंबर 40 हमें कह रहा है कि इफ इट अपियर्स, अब डायरेक्ट वर्डिंग को समझना है आपने। इफ इट अपियर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस दैट इट वाज द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, के पार्टीज की इंटेंशन थी एंड एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट एनी प्रॉमिस कंटेन्ड in it should be performed by the promiser himself, such promise must be performed by the promiser. In the case of promiser is representative may employ competent person to perform it। सेक्शन नंबर 40 ने सिंपली बात की कि अगर आपके एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है, एक्सप्रेसली मेंशनड है, किसके अंदर? आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन परफॉर्म करेगा? वो आपका ए ही परफॉर्म करेगा। ए और बी के दरमियान कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ लिखी हुई थी कि ए ही परफॉर्म करेगा, तो ए को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा हुआ कि ए परफॉर्म करेगा, फिर ए का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा और वो क्या होना चाहिए? वो आपका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 40 को मैं आपको क्लियर कट में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप जो है क्या करते हैं, आप एक म्यूजिशियन को हायर करते हैं, आप एक सिंगर को हायर करते हैं और आप उसे कहते हैं कि मुझे आपका शो करवाना है अपने स्टेज पर, अपने आपका प्रोग्राम करवाना है अपने जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, XYZ कहीं पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है, मैं जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ पर एक्सप्रेसली प्रोवाइड लिखा हुआ है, वहाँ पे एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि वो खुद आएगा और खुद ही परफॉर्म करेगा, फिर उसको खुद परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, आप उसकी फेस वैल्यू देखकर उसके पास गए। चाहे तो आपकी उसके रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्ट अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने उससे ही जो है गाना गुनवाना था। तो वहां पर क्या होगा, वहां पर तो ए ही परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रोविजन है जहां पर उसकी कोई पर्सनल स्किल्स पर वो डिपेंड नहीं कर रही, तो अगर एक्सप्रेसली आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा तो क्या होगा, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। और रिप्रेजेंटेटिव कौन होना चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन नंबर 41 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पर्सन। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर ये बात हो रही है कि वेन द प्रोमिजी एक्सेप्ट परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस फ्रॉम द थर्ड पर्सन, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड इन्फोर्स अगेंस्ट द प्रोमिजर। आपने क्या किया, आप प्रोमिजी हैं और आपने जो है प्रोमिजर की जगह पे एक थर्ड पर्सन से अपना जो है एक मायदा, एक परफॉर्मेंस जो है एक्सेप्ट कर ली। अब जो परफॉर्मेंस थी, जो उसको परफॉर्म करना था, यानी कि क्या हुआ, मिसाल के तौर पे आपका जो प्रोमिजर है वो ए है, आप क्या हैं? बी हैं, आप प्रोमिजी हैं। अब बी क्या करता है? बी उसके रिप्रेजेंटेटिव से जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसका क्या इफेक्ट है? उसका इफेक्ट ये होगा कि वो ए को, प्रोमिसर को फोर्स नहीं कर सकता कि आप जो है मुझे परफॉर्म करके दें, क्योंकि उसने एक्सेप्टेंस कर ली है। उसके बाद सेक्शन नंबर 42 किस चीज़ की बात करता है? सेक्शन नंबर 42 बात करता है एनीवन ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स में बी कंपेल्ड टू परफॉर्म। 42, एनीवन जॉइंट
anyone of joint promisers may be compelled to perform. सेक्शन नंबर 42 सिंपल है, बहुत इजी है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर सिंपली आपको ये कह रहा है कि व्हेन टू और मोर पर्सन्स मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी, जॉइंट प्रॉमिस की बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, जॉइंट। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट प्रॉमिस, जॉइंट जो है प्रॉमिस किया। एंड द promisee may in the absence of expressly agreement to the contrary compel any one of such joint promiser to perform the whole of promise। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए है, बी है, सी है, ये क्या है, तीनों जॉइंट प्रॉमिसर। अब आपका डी है, ये क्या है, ये प्रॉमिसी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ए एब्सेंट है, तो ए की एब्सेंस में वो जो बाकी उसके दो प्रॉमिसर थे उनको वो कंपेल कर सकता है, उनको मजबूर कर सकता है कि आप जो है अपना पार्ट परफॉर्म करें, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें, और वो दोनों क्या करेंगे, वो दोनों उसको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद सेक्शन नंबर 43 की तरफ जाने से पहले यहाँ पर एक और क्लास है जो क्या कहती है, ईच प्रॉमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। ईच प्रॉमिसर में कंपेल कंट्रीब्यूशन का क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने ए बी सी ने क्या किया, एक ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन मनी से रिलेटेड थी। तो यहाँ पर ए जो है, ए की डेथ हो जाती है या जो है ए भाग जाता है, फिर ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों इसकी जगह पे अपना पार्ट परफॉर्म, ये दोनों जो है उसको मनी यानी कि उसको जो उसकी ट्रांजैक्शन रहती थी वो ट्रांजैक्शन पूरी करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो ए था वो कंट्रीब्यूट नहीं किया, वो भाग गया, तो यहाँ पर बी और सी जो है उसकी जगह पे कंट्रीब्यूट करेंगे, उनके हिस्से में जितना आता है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, वो मिसाल के तौर पे ए की जगह कौन कंट्रीब्यूट करेगा, देखिए ए तो भाग चुका है, ए मर चुका है, ए इंसॉल्वेंट हो गया है, फिर इन दोनों के हिस्से में जो आ रहा है इसको मिला के इन दोनों के हिस्से में जो भी कंट्रीब्यूशन आएगी ये कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये इस पार्टनर थे। हम, आपने ये बात सुनी होगी कि हम जो है क्या हैं, बराबर के शरीक हैं, किस चीज़ में, फ़ायदे के, और नुकसान के टाइम पे लोग भाग जाते हैं। तो नुकसान के टाइम पे अगर कोई भाग गया तो आपको उसको बेयर करना है, उसको बर्दाश्त करना है, उसको जो है जवाब देना। उसके बाद सेक्शन नंबर 43 किस चीज़ की बात करता है, 43 सॉरी ये तो 40 अच्छा 40 41 42 हमने एक सेक्शन स्किप किया है, सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर ये जो है ये सेक्शन नंबर 43 है। अब हम 42 को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सीक्वेंस में आगे पीछे हो गया। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज व्हेन टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिसेस। डिवोल्यूशन, डिवॉल्व कब होगी उनकी जॉइंट प्रॉमिस, उनकी जॉइंट लाइबिलिटीज कब डिवॉल्व होंगी। सेक्शन नंबर 42 ये कह रहा है कि उनकी जॉइंट लाइबिलिटीज कब डिवॉल्व होंगी, जब दो या दो से ज़्यादा लोग जॉइंट प्रॉमिस करें, unless the intention appears by the contract all such person during their joint lives and their death of them his representative। मिसाल के तौर पे सेक्शन नंबर 42 ने ये कहा कि ए है, बी है और सी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ। गौर से समझिएगा इस एग्जाम्पल को, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ, डी के साथ। अब जब इन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया डी के साथ, अब इनकी ज़िंदगी में ये उसको पूरा करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक मर जाता है तो ये मर गया तो क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये भी मर गया तो क्या होगा, इसका भी रिप्रेजेंटेटिव। ये भी मर गया तो क्या होगा, इसका भी रिप्रेजेंटेटिव। ये फिर इसके तीनों के तीनों रिप्रेजेंटेटिव ये फुलफिल करेंगे जॉइंट प्रॉमिस, उस जॉइंट प्रॉमिस को फुलफिल करेंगे उनके कौन, रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ तक हो गया सेक्शन नंबर 43। अब आते हैं सेक्शन नंबर 44 की तरफ, उसके बाद 45। सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 44 हमें बात करता है किस चीज़ की, क्लियर कट बात कर रहा है सेक्शन नंबर 4, इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर। इफेक्ट ऑफ रिलीज of one joint promisor, of one joint promisor। देखें अब यहाँ पर सेक्शन नंबर क्या है, 44। सेक्शन नंबर 44 क्या कहता है, वेयर टू और मोर पार्टीज हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस। समझें, जब दो या दो से ज़्यादा लोगों ने जॉइंट एक प्रॉमिस किया है,
अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, उनमें से एक प्रोमिसर क्या करता है, खुद को रिलीज कर देता है, खुद को जो है निकाल देता है उस प्रॉमिस में से, बाय द प्रॉमिस इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर। तो इसका मकसद ये नहीं है कि दूसरा भी उससे डिस्चार्ज हो जाएगा, इसका मकसद ये नहीं हुआ कि एक अगर उसको छोड़ देता है, एक उससे उस कॉन्ट्रैक्ट को स्किप करना चाहता है या स्किप कर देता है, तो दूसरा भी स्किप करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा अपना पार्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसर्स नाइदर डज इट फ्री जॉइंट प्रोमिसर टू रिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर जॉइंट प्रोमिसर टू जॉइंट प्रोमिसर्स, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ख़त्म नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। उसके बाद क्या है, सेक्शन नंबर 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। 45 डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। अब उनके जो जॉइंट राइट्स हैं वो डिवॉल्व कब होंगे। सेक्शन नंबर 45 कहता है व्हेन अ पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन्स जॉइंटली, जब एक शख्स ने दो या दो से ज़्यादा लोगों को जॉइंट प्रॉमिस किया है। अब यहाँ वहाँ पर क्या था, वहाँ पे करने वाले दो या दो से ज़्यादा थे, यहाँ पर करने वाला एक है और जिसके साथ वो प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि प्रॉमिस ही है वो दो या दो से ज़्यादा हैं। Then, unless the contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests is between him or them, with them during their joint lives as death after their representative। यहाँ पर भी सेक्शन नंबर 45 पर भी सेम टू सेम 43 वाली बात है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर राइट्स थे, वहाँ पर ड्यूटीज थी, यहाँ पर राइट्स हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ए है, इस ए ने क्या किया, इस ए ने बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, इन तीनों के साथ एक जॉइंट एग्रीमेंट किया, इन तीनों के साथ एक जॉइंट प्रॉमिस किया। जब इन तीनों के साथ एक कोई भी किसी किस्म का जॉइंट प्रॉमिस करता है तो वो फुलफिल करेगा इन तीनों के साथ। अगर बी मर गया तो क्या होगा, इसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसके साथ साथ अगर सी भी मर गया तो भी उसका रिप्रेजेंटेटिव, अगर डी भी मर जाए तो भी इसका रिप्रेजेंटेटिव। इट मीन्स कि इसकी कोई भी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होगी, वो अपनी पूरा का उसके जो इनके जो जॉइंट राइट्स हैं वो डिवॉल्व नहीं होंगे। समझ में आ गई। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सेक्शन नंबर 40 से लेके 45 तक के जॉइंटली अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जॉइंटली अगर कोई भी प्रॉमिस किया जाए तो क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।